आपने कभी सोचा है कि अगर जिराफ और हाथी के बच्चे हुए तो वो कैसे दिखेंगे? क्या बोल रहा है भाई? दिमाग का आत्मा संतुलन हिला डाला। एनिमल किंगडम में कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो बिल्कुल अलग होते हुए भी जेनेटिकली इतनी सेम टू सेम है कि प्रजनन कर सकती हैं। वेलकम टू क्यूरियस बंटी, बजाओ अपने ज्ञान की घंटी। चलिए मिलते हैं ऐसे ही 5 अनोखे जानवरों से। नंबर 5 पर है म्यूल यानी कि खच्चर। खच्चर नहीं भाई, ये तो लकड़ी की काटी पे घोड़ा है। नहीं, ये खच्चर है, मतलब घोड़ी और गधे की संतान। बोले तो ये घोड़ी जैसी बारात में नाचेगा भी और गधे जैसा वेट लिफ्टिंग भी करेगा। कई लोग इसे गधा समझ लेते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। इनकी मांग बहुत ज्यादा है क्योंकि ये ताकतवर और शांत जानवर हैं। इनकी उम्र माँ से ज्यादा होती है और ये पप्पा यानी गधे से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। नंबर 4 वुल्फ डॉग यानी भेड़िया कुत्ता। भाई ये तो भोबू वुल्फ है। ये कुत्ते और भूरे भेड़िए जेनेटिकली बेहद करीब होते हैं। ये वुल्फ डॉग्स आसानी से दिख जाते हैं और ये 10,000 साल पहले भी मौजूद थे जब इंसान विशाल मैमथ्स के शिकार में इन्हें इस्तेमाल करते थे। आज कुत्तों की कई प्रजातियां जैसे जर्मन शेफर्ड इन वुल्फ डॉग्स का ही विकसित रूप है। भाई बोलो तो शूटिंग में भी वुल्फ डॉग्स ही लाते हैं क्योंकि इनकी ट्रेनिंग इजी है। पर मेरे को क्यूरियस बनती हो रही है भाई कि अगर इस वुल्फ प्लस डॉग ने काटा तो इंजेक्शन 14 लगेंगे क्या 28? नंबर 3 पर है स्वाना कैट। बिल्ली की ब्यूटीफुल प्रजाति अपने पड़ोस के बिल्ली मौसी और मीडियम हाइट अफ्रीकन जंगली बिल्ली सर्वल के बीच केमिकल लोचा होने से पैदा होती है क्या? भले ही दिखने में ये जंगली प्रजाति की बिल्ली जैसी हो, पर इसे घरेलू बिल्ली माना जाता है और दुनिया भर में लोग इसे बड़े शौक से पालते हैं। नंबर 2 पर है वॉल्फिन। हमारी लिस्ट में जगह बनाने वाली ये मछली जल की रानी बेहद दुर्लभ है। नाम से ही जाहिर है कि ये मादा बॉटल नोज डॉल्फिन और नर फॉल्स किलर व्हेल के मिलन से पैदा होती है। क्यूरियस बनती की घंटी बजी, ये फॉल्स किलर व्हेल क्या वाला है भाई? अच्छा सवाल है। ये वैसे तो डॉल्फिन परिवार का ही सदस्य है, पर इसे ये नाम किलर व्हेल यानी ऑर्का की कई खूबियां होने की वजह से मिला है। और नंबर 1 पे, अरे भाई ये तो अपना बंगाल टाइगर है। टाइगर नहीं, लाइगर। नंबर 1 की कुर्सी पर विराजमान है एक पावर का टावर टाइप जानवर और ये बिल्ली पैदा होती है जंगल के राजा बब्बर शेर और मादा बाघ के मिलन से। भाई ये वाला लाइगर क्या मस्त सेल्फी खिंचवा रहा है ना। नाम है हरक्यूलिस और उसकी बॉडी के होटल का टोटल वेट 418 किलो है। मतलब मारेगा पंजा तो कर देगा गंजा। पर लाइगर की ब्रीडिंग बहुत विवादित है। ये कुदरती तौर पर जंगल में पैदा नहीं होते क्योंकि शेर और बाघ अलग अलग इलाकों में रहते हैं। मूल रूप से ये अलग अलग महाद्वीपों के बाशिंदे हैं। हाँ तो भाई लोग आप लोगों ने ध्यान से देखा ना, दुनिया के 5 हाइब्रिड जानवर। आपको ऐसा और कोई जानवर दिखे ना तो आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का। क्या हो अगर पूरी दुनिया से सारी मधुमक्खियां मर जाएं? कुछ का कहना है कि दुनिया में आग लग जाएगी और कुछ का कहना है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया कैसे खत्म होगी? अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार यदि दुनिया की सभी मधुमक्खियां खत्म हो जाएं, तो इंसान सिर्फ अगले 4 सालों तक ही जिंदा रह पाएगा। डरावना है ना? लेकिन सच भी है। लेकिन मधुमक्खियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? और वास्तव में क्या होगा अगर सारी मधुमक्खियां मर गई तो? इंसान मधुमक्खियों को लेकर उलझन में रहता है। इनसे हमें शहद तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही ये हमें दर्दनाक डंक भी मार सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये खास क्यों हैं? और अगर सारी मधुमक्खियां मर जाएं तो क्या होगा? खैर, हमें मोम और शहद तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा। दुनिया में मधुमक्खियों की 20,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। वो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स का सबसे खास समूह है और कुछ इस तरह काम करती हैं। मधुमक्खी रस चूसने के लिए फूल पर जाती है। फूल से निकलने वाला पॉलन मधुमक्खी के शरीर से चिपक जाता है। मधुमक्खी फिर उसी पॉलन को दूसरे फूल तक ले जाती है, जिसमें थोड़ा पॉलन उन फूलों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में चिपक जाता है और इस तरह पॉलिनेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है। कई मधुमक्खियां तो इन फूलों के साथ विकसित होती हैं और फूल उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अगर मधुमक्खियां पॉलिनेशन नहीं करेंगी तो पौधे खत्म हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्लूबेरीज और चेरीज 90% तक मधुमक्खियों द्वारा किए गए पॉलिनेशन पर निर्भर करती हैं। इतना ही नहीं, हर रोज जो हम फल, सब्जियां, बीज और नट्स खाते हैं, उनके उगने में 70% काम मधुमक्खियां ही करती हैं। लेकिन सिर्फ पौधे ही नहीं है जो मधुमक्खियों पर निर्भर करते हैं, जानवरों को भी उन्हीं का सहारा है। वो अपने खाने के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर करते हैं। अगर सारी मधुमक्खियां मर जाएं, तो धीरे धीरे जानवर भी नहीं बचेंगे। मधुमक्खियों की वजह से ही कई बीज, फल और बेरीज मिलती हैं, यानी कि ऐसा खाना जो जानवरों के लिए बहुत जरूरी है।
इन सभी कारणों की वजह से हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा और उसी से इंसानों की जिंदगियों पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी पर रहने वाले 780 करोड़ लोगों को जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हम जो 3 वक्त का खाना खाते हैं उनमें से एक मधुमक्खियों की वजह से आता है। आज हमें जो खाना आसानी से मिल रहा है उसके उत्पादन में धीरे धीरे कमी आने लगेगी और सुपरमार्केट में फल और सब्जियां आधी मात्रा में होंगे। बहुत ही आम सी चीजें जैसे बादाम, सेब, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, खीरे और यहाँ तक कि कॉटन से लेकर अल्फाल्फा के बीज जो डेयरी फीड के लिए उपयोग किए जाते हैं और मधुमक्खियों द्वारा पॉलिनेशन से ही मिलते हैं, ये सब गायब हो जाएंगे। जरा सोचिए, ये छोटी सी गड़बड़ हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत ला सकती है और भारी बदलाव आ सकते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार मधुमक्खियां नहीं होंगी तो पौधे नहीं होंगे, ना ही जानवर होंगे और ना ही इंसान। सोचकर डर लगता है ना? इससे भी डरावना ये है कि मधुमक्खियों की तादाद कम होती जा रही है। वैज्ञानिक और मधुमक्खियां पालने वाले लोग छत्तों को बचाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मधुमक्खियों को बचाने का इतना ज्यादा प्रयास कभी नहीं किया गया था। मधुमक्खियों की कॉलोनी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रही है जिसे कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर कहते हैं, जिसका मतलब है अचानक मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी खत्म हो जाना और इनमें सिर्फ वही मधुमक्खियां बच रही हैं जो स्वस्थ हैं। मधुमक्खियों की विशाल संख्या हर साल मर जाती है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण इंसानी गतिविधियां हैं। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, इंसानों द्वारा किया गया जलवायु परिवर्तन, मधुमक्खी का खराब पालन और उनके रहने की जगह को ठीक से न रखना, ये सारे कारण मधुमक्खियों की आबादी को खत्म कर रहे हैं। तो हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? इसकी शुरुआत में हमारी आने वाली पीढ़ियों को मधुमक्खियों और उनसे होने वाले फायदों के बारे में बताना होगा। वो खतरनाक नहीं होती हैं, वो फूलों पर बैठती हैं और तब तक इंसानों पर हमला नहीं करती जब तक उन्हें खतरा महसूस नहीं होता। उनके बारे में जानने से हमें उन्हें और समझने का मौका मिलेगा। चलिए बी फ्रेंडली पौधे लगाने की कोशिश करते हैं। मधुमक्खियों को ढेर सारे पौधों की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपना छत्ता बना सकें। हमें कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और स्वॉर्म्स को बचाना चाहिए। अगर आपको एक नजर आए तो अपने लोकल बी कीपर को बता दें। कम से कम एक छत्ते की देखभाल की जिम्मेदारी भी लें। हम जानते हैं कि इनके डंक से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुँचती है, लेकिन हमें इन प्यारी सी मधुमक्खियों की बहुत जरूरत है, तो इन्हें बचाने की कोशिश जरूर कीजिए। कुदरत का ध्यान आप रखिए और कुदरत आपका ध्यान रखेगी। जिम्मेदार बनिए, अच्छे बनिए और हमेशा खुश रहिए। एक सबसे कूल ट्रैवल पार्टनर से लेकर सबसे अच्छे दोस्त तक, यकीनन डॉगीज इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन आप वास्तव में अपने सबसे अच्छे दोस्त को कितना जानते हैं? हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जो शायद आप अपने इस दोस्त के बारे में नहीं जानते होंगे। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि डॉगीज भेड़ियों के वंशज हैं? जी हाँ, आइए और कुछ बातें जानते हैं। पहला, सुबह की सैर उनके लिए बहुत जरूरी है, खास तौर पर लंबे डॉगीज के लिए। वैसे आप ये बात सोचकर हमेशा हैरान होते होंगे कि उनको अपना पेट हल्का करने की जगह ढूंढने में इतना समय क्यों लगता है। अध्ययन से पता चला है कि अगर इन्हें खुले और बाहर के वातावरण में छोड़ दिया जाए तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका अर्थ है कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में अपना पेट हल्का करना ज्यादा पसंद करते हैं, न कि पूर्व पश्चिम दिशा में। ऐसा क्यों है ये कोई नहीं जानता। हालांकि इस बात पर अध्ययन चल रहा है कि उन्हें ये अजीब आदत क्यों है। दूसरा, भला ये प्यारी सी आंखें किसे पसंद नहीं आएंगी। वैसे जैसे ही आप इनकी आंखों में देखते हैं वैसे ही आपके अंदर का लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है। यही कारण है कि हम उन्हें प्यार किए बिना नहीं रह सकते और उन्हें गले लगा लेते हैं। एक दिलचस्प तथ्य उनकी आंखों के बारे में भी है कि उनकी आंखों की रक्षा प्राकृतिक तरीके से होती है। कुत्तों की एक तीसरी पलक भी होती है जिसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो आंखों की सुरक्षा और उन्हें साफ करने के लिए आगे पीछे घूमती है। तीसरा, इनके अंडकोश निकाल देने से इनकी जिंदगी बढ़ती है और इनकी आबादी भी नियंत्रित होती है। यही कारण है कि आज कई मालिक इसे अपना रहे हैं। हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी फीमेल डॉग के अंडकोश नहीं निकालते हैं तो उसके साथी या उसके बच्चों का क्या होगा? अध्ययन से पता चला है कि निरंतर प्रजनन से वो 67,000 बच्चे दे सकते हैं, वो भी सिर्फ 6 सालों में। ओह, इतना बड़ा परिवार। चौथा, जब आप अपने कुत्तों को दूसरी आवाजों के साथ कान हिलाता देखते हैं तो यकीनन आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना? लेकिन ये ऐसा करते कैसे हैं? वैसे उनके लिए ये बहुत आसान है।
कुत्तों में 12 से अधिक अलग अलग मांसपेशियां होती है जो उनके कानों की गति को नियंत्रित करती हैं, जिससे वो कान को आवाज के साथ जैसे चाहे वैसे हिला सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि उन्हें तूफानों की गड़गड़ाहट से डर क्यों लगता है, शायद क्योंकि उनके संवेदनशील कानों को उस आवाज से तकलीफ पहुंचती हो। 5वां, हमने ये तो सुना ही होगा कि कुछ स्वर्ग से आए फरिश्तों के पास पर नहीं बल्कि मूंछ होती है। कितनी प्यारी बात है ना, लेकिन कुत्तों के पास इतनी सारी मूंछें क्यों होती है? मुंह के पास, आंखों के ऊपर, जबड़े के नीचे वाले हिस्से में ये जो बाल होते हैं वो स्पर्श संवेदनशील होते हैं और इन्हें विब्रेसी कहा जाता है। ये इतने संवेदनशील होते हैं कि हवा में आए छोटे से बदलाव को भी महसूस कर लेते हैं। 6, कुत्तों में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है जो उन्हें दिन के किसी भी समय सतर्क और सक्रिय रखती है। लेकिन वो अपना पसीना कैसे निकालते हैं? वैसे इनमें मनुष्यों के विपरीत केवल उन क्षेत्रों से पसीना निकलता है जहाँ फर नहीं होते, यानी कि उन्हें उनकी नाक और पंजों से ही पसीना आता है। 7वां, कई बार हमें लगता है कि हमारा कुत्ता अंधेरे से डर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुत्ते वास्तव में अंधेरे में देख सकते हैं टपीडम लूसिडम की मदद से। ये उनकी आंखों में एक शीशे जैसी झिल्ली होती है। 8वां, कुत्तों में कैंसर जैसी मानव बीमारी का पता लगाने का गुण होता है। कैसे? कैंसरग्रस्त कोशिकाएं मानव शरीर में स्वस्थ कोशिकाओं के उलट अलग अलग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती हैं और तभी कुत्ते किसी इंसान की सांस को सूंघ कर बता सकते हैं। 9वां, हमने अपने सभी कुत्तों को चांद को देखकर अजीब सी आवाज निकालते हुए सुना है और हमें लगता था कि उन्हें चांद पसंद है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ऐसा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण होता है। इससे उन्हें नींद नहीं आती है और वो बेचैन हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसी आवाज निकालते हैं। 10वां, जब आपका कुत्ता आपके पैरों के पास आकर बैठता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन उसके प्यार के पीछे एक इशारा होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंसान पर अपना हक समझते हैं और सुरक्षात्मक होने की भूमिका निभाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जीव अपनी ही प्रजाति को कैसे खा सकते हैं? कभी सोचा है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसानों को जिंदा खा जाए तो क्या होगा? बात बहुत ही अजीब है। हालांकि पशु साम्राज्य में कैनिबलिज्म यानी नरभक्षण काफी आम है। कई जानवरों की प्रजातियां जीवित रहने के लिए या शिकारियों से अपने घरों की रक्षा करने के लिए अपनी ही प्रजाति का भोजन करती हैं। लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ये 5 जानवर वास्तव में अपने ही बच्चों या खुद की प्रजाति को खा रहे हैं। हैमस्टर, ये देखने में तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन हैमस्टर की अधिकांश प्रजातियां नरभक्षी होती हैं। नर और मादा हैमस्टर दोनों अपने बच्चों को खा जाते हैं यदि वे कमजोर या बीमार होते हैं। अगर वो बहुत सारे होते हैं, और तब भी खा जाती है जब वो दूसरे जानवरों से उनका बचाव करने में असक्षम होती है। प्रेइंग मैंटिस, इनके नाम पर मत जाइए। मादा प्रेइंग मैंटिस कभी कभी संभोग करने के तुरंत बाद अपने प्रेमी के सिर को काट लेती है ताकि वो होने वाले बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके। उनके लिए ये काम इसलिए भी आसान होता है क्योंकि पुरुष आमतौर पर आकार में छोटा होता है। खरगोश बहुत ही प्यारा होता है और बहुत साफ भी। इन्हें सफाई इतनी पसंद है कि माँ पैदा करने के बाद अपने छोटे बच्चों को इसलिए खा लेती है ताकि आसपास सफाई हो। अगर वो खुद को और अपने बच्चों को शिकारियों से बचाने में असमर्थ पाती है तो बच्चों को खा जाती है। खरगोश जब भूखे प्यासे होते हैं या फिर उन्हें ठंड लगती है तब भी वो अपने बच्चों को खा जाते हैं। पोलर बेयर यानी ध्रुवीय भालू, हाल ही में आई खबरों से सामने आया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोलर बेयर अपने बच्चों को खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आइसबर्ग्स यानी हिमखंडों के कारण उनके लिए सील का शिकार करना मुश्किल हो गया है, इसलिए जीवित रहने के लिए वे अपने बच्चों को खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। मुर्गा, मुर्गियां सत्ता और पदानुक्रम स्थापित करने के लिए एक दूसरे को चोंच मारती हैं और यहीं से आया है पेकिंग ऑर्डर शब्द भी। मुर्गे भी आंख बंद करके एक दूसरे की नकल करते हैं, इसलिए यदि एक मुर्गा दूसरे को पीटना शुरू करता है तो बाकी भी उसमें शामिल हो जाते हैं। यही वजह है कि वो नरभक्षी में बदल जाते हैं। जिन मुर्गों को कैल्शियम की कमी होती है वे कभी कभी खुद के ही अंडे खा लेते हैं। तो अंडे खाने पर बुरा मत मानिए, ये सोच लीजिए कि मुर्गियां भी अपने अंडे खा जाती हैं।